हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो ये क्लास भैया आप लोगों की आरपीएफ से रिलेटेड रहने वाली है और इसके अंदर हम लोग जो 2019 के अंदर 19 जनवरी को आपका पेपर हुआ था उसके 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर आप लोगों के 50 जीके के, उसके बाद आपके रीजनिंग और उसके बाद आपका मैथ्स। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे और बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ, मतलब बिल्कुल ही आसान तरीके से, जितना हो सकेगा उतना आसान तरीके से। तो जो भी बच्चा सीरियस होकर तैयारी कर रहा है वो क्लास को लास्ट तक देखेगा और आप लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा भाई, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। यानी ट्राई की बात कर रहा है, ये सिंपल सी बात है। जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो उसकी बात कर रहा है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो उसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का नई दिल्ली में। किसके अंदर? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निवेश कहा जाएगा, व्यय कहा जाएगा, संवितरण कहा जाएगा या फिर उपभोग? क्या बोला इसने? जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निवेश बोलेंगे। निवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा भाई, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? स्वतंत्रता है, भारतीय ध्वज है, समानता है और न्याय है। तो फिर जो आपका भारतीय ध्वज है ना भाई, इसका जिक्र नहीं कर रखा प्रस्तावना में कहीं भी। स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और न्याय भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय ध्वज भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। 42वें संविधान संशोधन, एक तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है ये वाला, कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 के अंदर, उसमें प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। एकमात्र संशोधन है जिसके अंदर आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तीनों शब्द याद रखने हैं हर एक बच्चे ने, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, यही क्वेश्चन बना देगा कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया तो एक और ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। मान लो धार्मिक वर्ड दे दिया या कुछ और दे दिया, तो आपने क्या बोलना है? समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, उसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशो आप लोगों का 3:2 है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए, फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है, तो सफेद जो ध्वज होता है वो किसको इंगित करता है? ध्यान से सुनो, फार्मूला 1 है जो आप लोगों का, उसमें जो ड्राइवर वगैरह हैं उनको संदेश देने के लिए बहुत सारे जो आपके मतलब ध्वज वगैरह हैं, फ्लैग वगैरह हैं, उनका यूज किया जाता है। तो उसके अंदर से व्हाइट फ्लैग किसको दिखाता है? ऑप्शन आपके सामने, ट्रैक पर तेज गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देने के लिए, या फिर ट्रैक पर वाहन के टायर की हालत की चेतावनी देने के लिए, या फिर ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी, या फिर वाहन के बारे में सूचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी। समझ आया? ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी देने के लिए व्हाइट फ्लैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है? भीमा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर नर्मदा? तो जबलपुर कहाँ पे है आप लोगों का? ये आ जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। जबलपुर कहाँ आ जाएगा? नर्मदा नदी के किनारे पे है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कौन है? तो जो ये ऑप्शन है ना भाई, ये 2019 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन फिलहाल कौन है महिला और बाल विकास मंत्रालय? आप इस क्लास को देख रहे हो, है ना, ऑफलाइन देख रहे हो,
लाइव क्लास नहीं चल रही, रिकॉर्डेड है। तो अभी वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों के लिए है, तो जरूर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो इनमें से कौन हो जाएगा भाई? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात हो रही है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आप लोगों के मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से 67 तक वे उपराष्ट्रपति रहे। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 67 से 69 तक रहा और 1969 में ऐसमे देहावसान के कारण वे राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 1963 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न भी मिल चुका है, याद रखना। वर्तमान में अब ये तो रामनाथ कोविंद जी तो उस टाइम पे थे ना जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था। फिलहाल तो कौन है आप लोगों की राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? सेवा समिति की बात हो रही है तो हृदयनाथ कुंजरू। अब देखो, किसी की सेवा करेंगे तो हमारे हृदय को क्या मिलेगा? मतलब आनंद मिलेगा ना, हृदय तो खुश होगा सेवा करने से। तो सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ऐसे याद कर लेना आप लोग इसको, और एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई ये रहा, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही है तो लाइबेरिया है, चाइना है, थाईलैंड है या श्रीलंका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। रबड़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन, तो माइकल जॉर्डन है आप लोगों के बास्केटबॉल से हो जाएंगे भाई, ओके। ये वन लीनियर क्वेश्चन है, इन पे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि भी वो कौन से खेल से संबंधित है। तो ये आप लोग याद कर लेना कि माइकल जॉर्डन आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। और फिलहाल में जैसे जो चर्चा में चल रहे हो ना जो प्लेयर, उनके बारे में पढ़ना। अब उस टाइम पे ये चल रहे थे तो इनके बारे में पढ़ लिया भाई, क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब है ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जितनी भी ट्रॉफियां हैं आप लोगों की गेम की, एक तो गेम से रिलेटेड जो वर्ड है, जैसे ये कहाँ खेले जाते हैं, कौन सा वर्ड किस गेम का है, कौन सी ट्रॉफी किस गेम की है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पार्ट बनती हैं ये चीजें हर बार। तो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई? राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। किससे हो जाएगा? गोल्फ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है? पंजाबी, गुजराती, उड़िया या खासी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खासी। भारत में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं राजभाषा के तौर पे है, और खासी भाषा सबसे पहले ना 14 भाषाएं होती थी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आई, फिर 4 आई, फिर 3 आई, यूं करके 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई। तो आप लोगों की 14 + 8 यानी 22 भाषाएं हैं अभी। अगर मूल संविधान की बात कर ली जाए तो मूल संविधान के अंदर आपकी 14 भाषाएं थी, ठीक है भाई। उसके बाद जो 15वीं भाषा थी वो आपकी सिंधी जोड़ी गई, फिर 16, 17, 18 पे आपकी जोड़ी गई। उसके बाद वो लास्ट में मैथिली, डोगरी क्या थी, है ना। तो वो सारी भाषाएं आप लोग याद रखेंगे। कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई अब आप लोगों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी, क्योंकि खासी है ना आप लोगों की किसी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा? इतना आसान क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो बात ही बन जाए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ईटानगर हो जाएगा। आज आपका होमवर्क है सारे बच्चों का कि जो भी आपके स्टेट एंड कैपिटल है उसको रिविजन करेंगे सारे बच्चे। इतू सा होमवर्क है ये, तो फटाफट कर लोगे, है ना। तो नेक्स्ट है भाई आपके सामने, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज द G2E मीन इन ई गवर्नेंस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? G2E। G2E का मतलब क्या होता है भाई? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। क्या होता है G2E का मतलब? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक है। G से गवर्नमेंट, टू, E से एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने भाई, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्कर किसे दिखाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, फिर ऑप्शन की तरफ लेके चलती हूँ। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्कर किसको दिखाएगा? तो ऑप्शन है आपके सामने,
प्रथम उपदेश से, जन्म से, अंतिम उपदेश से या फिर मृत्यु से? बोध प्रतीक की बात हो रही थी तो बोध प्रतीक धर्म चक्र आपका प्रथम उपदेश से दिखाएगा। किससे? प्रथम उपदेश से। और जो पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध ने, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों में चक्र धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है, स्तूप महानिर्वाण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ फास्फोरस? तो ये तो सबसे आसान है भाई, फास्फोरस का क्या है आप लोगों का? पी हो जाएगा, है ना। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक आपका 15 होता है तथा परमाणु भार आप लोगों का 30 होता है। यह आवर्त सारणी में वी ग्रुप का सदस्य है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तिल्ली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है अभी प्रधानमंत्री को शपथ? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है भाई, जैसा काम देश के अंदर प्रधानमंत्री का होता है वैसा ही काम अपने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का होता है, और जैसा देश के अंदर राष्ट्रपति का होता है वैसा ही अपने काम राज्य के अंदर राज्यपाल का होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये याद रखना है आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 75 में बोली गई है ये बात। और संविधान की तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का भी उल्लेख है। तो एक अनुसूची भी याद हो गई ना आप लोगों को कि 3rd नंबर पे किसका? तीसरी जो अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं आप लोगों की, ठीक है, तो उसके अंदर आपका क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का वर्णन है, शपथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और घनत्व का फार्मूला क्या है? द्रव्यमान को आप आयतन से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग ऐसा यूनिट याद रखेंगे डेंसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के दूसरे युद्ध की बात कर रहे हैं ये। तो पानीपत के तो तीनों युद्ध आप रट लो। अब देख लो, खासकर हरियाणा की तैयारी कर रहे हो ना, वो तो पक्का ही रट लो। अब जब आरपीएफ में आया है तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 इसका राइट आंसर आ जाएगा। पहला कब हुआ था? 1526 में। ओके, और तीसरा युद्ध कब हुआ था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है भाई, अकबर और हेमू के बीच हुआ था दूसरा युद्ध। और पहला युद्ध था आपका वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ था? हेमू की पराजय हुई थी और इस युद्ध में बैरम खान मुगल सेनापति था। कई बार एग्जाम में क्या है ना, अकबर नहीं देते, वो कई बार क्या दे देंगे? बैरम खान और हेमू के बीच बोल देंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे ने, अकबर की तरफ से ही बैरम खान सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ? तो राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में, पीपीएफ से तात्पर्य पब्लिक प्रोविडेंट फंड से है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात लोक भविष्य निधि बचत योजना है। पीपीएफ का खाता डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक तथा कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जा सकता है। पीपीएफ खाते की अवधि 15 साल तक होती है, जिसको बाद में बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से है? संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास, अब ये 2019 में आया था, तो हो सकता है ये उस टाइम पे चर्चा में हो, ट्रेंडिंग में हो, इसीलिए इन्होंने पूछ लिया। तो ये राधेश्याम बिस्वास कहाँ से थे आप लोगों के? ये राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम से सांसद थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गोवा का लोक नृत्य क्या है? मांडो, गगोर, चकवा या फिर लूर? गोवा का लोक नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोवा का लोक नृत्य है आप लोगों का मांडो। गोवा मांडो, गोवा मांडो। यह भारतीय तथा पश्चिमी नृत्य का मिश्रण है। गोवा के अन्य लोक नृत्य झागोर है, खोल है, ढकनी है। ये चीजें भी याद रखेंगे, झागोर, खोल तथा ढकनी।
चकवा बिहार का लोक नृत्य है, गागोर और लूर हरियाणा के लोक नृत्य है। हरियाणा के कौन कौन से? गागोर और लूर ये हरियाणा के हैं, चकवा बिहार का है, और झागोर, खोल तथा ढकनी और मांडो ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम तथा उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं ये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली में ही आते हैं, संघ और उसके राज्य। पहली में क्या आएगा? संघ और उसके राज्य ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो 2 अनुसूचियां तो हमने अभी अभी याद कर ली। ऐसे रिलेट करके चला करो चीजों को, तब जाके माइंड में सेट हो जाएंगी ये। अभी हमने क्या पढ़ा कि पहली अनुसूची में राज्य और संघ है। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि तीसरी अनुसूची में शपथ है। तो 2 तो याद होगी ना, पहली में तो राज्य और संघ है, तीसरी में, थर्ड में आपकी शपथ है, 2 याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। ओके, ये पढ़ लेना आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में? हम्पी आपका कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला ये क्वेश्चन। तो हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह आप लोगों का किस राज्य में है? कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये पढ़ लेना। और इसकी एक ये लास्ट लाइन है जो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। ये चीज अच्छे से याद रखनी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। ठीक है, और हम्पी उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये चीज भी याद रखना। 1986 में हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल कर लिया था, ये भी याद रखना। जो क्वेश्चन याद रखने के होते हैं वहां पे मैं खुद एक्सप्लेन करवा देती हूँ, अदरवाइज आप लोग वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन एक बार तो जरूर पढ़ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? ऑप्शन देखिए, ये तो आप फटाफट बता देंगे। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और त्रिपुरा। तो अच्छे से ही दिख रहा है मैम, त्रिपुरा इज द राइट आंसर, है ना। ये तो आप लोगों का राज्य है, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसकी राजधानी अगरतला है। 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये चीज यहाँ से याद करो, त्रिपुरा कब बना? 1972 में। अब ये है ना, बस इसी टाइम पे ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें उसकी मतलब डेट आ जाएगी कि भी वो कब बना, तो उसी टाइम पे माइंड में त्रिपुरा आना चाहिए कि त्रिपुरा तो 1972 में बना था। त्रिपुरा 1972 में बना था। पता है चीजों को कैसे रिलेट किया करो, तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ मैं। जैसे त्रिपुरा है, त्रि ऐसे, ये ऐसे, ये वाली चीज देखो, ये त्रय है ना ये, तो इस त्रय को तुम 7 से रिलेट नहीं कर सकते, 7 से, है ना। ये एक तो यही बन गया त्रिपुरा, ये तो ये की मात्रा है, तो 1 7, ठीक है, ये तो आएगा। अब ये तो है नहीं 1700 कुछ में बना होगा, बने तो 1900 में है, इतना तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। तो 1900 तो है ही माइंड में, उसके बाद 7 वाली लाइन में बना है ये, ठीक है। तो 1972 ऐसे करके आप लोग, मतलब ऑप्शन आपके सामने पेपर में होंगे, सिंपल सी बात है, वहां पे हमें पहचानना है चीजों को। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का MgOS2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका रासायनिक सूत्र ये है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है याद करने का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है? आप लोगों का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, और इसका रासायनिक फार्मूला है आपका MgOS2। इसका यूज किया जाता है उदर अम्लता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस? तो बर्फ का अपवर्तक सूचकांक हो जाएगा आप लोगों का 1.31। क्या हो जाएगा? 1.31 इज द राइट आंसर। जल का अपवर्तनांक पूछ लिया जाए तो 1.33 है, बर्फ का 1.31 है, जल का 1.33 है, ठीक है। ऐसे करके याद करना है। अपवर्तक सूचकांक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पे प्रकाश किरणों के झुकने का माप होता है। अपवर्तक सूचकांक कैसे निकालते हैं कि प्रकाश के वेग को डिवाइड कर देंगे प्रकाश के प्रावस्था वेग से। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं मैम। इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका वट वृक्ष हो जाएगा, बनियान का ट्री,
ठीक है, बनियान ट्री इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय वृक्ष आप लोगों का ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। बरगद का वास्तविक नाम फाइकस बंगालेनिसिस है। ये वाली चीज याद रखना, कहीं पेपर में ऑप्शन में ये आ जाए और आप कह दो मैम हमने तो वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष और बनियान ट्री ये 3 रिलेट किया था और सोचो मैम ने गलत करवा दिया। ठीक है, ऐसे ब्लेम मत करना। वट वृक्ष, बनियान ट्री और आपका फाइकस बंगालेनिस, ठीक है, फाइकस बंगालेनसिस, ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर है। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, पहचान लेना सारे बच्चे। हिंदू धर्म में इस वृक्ष को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने गुड टाइम्स, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल या डेक्कन टाइम्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता का कौन सा समाचार पत्र था? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। इसके अंदर से एक चीज याद करने की है कि 1890 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है भाई, और इन्होंने अपना एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर, लॉर्ड रिपन को, बाल गंगाधर तिलक को, दयानंद सरस्वती को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? तो भारत के मार्टिन लूथर की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर की तरह ही धर्म सुधार के लिए पाखंडवाद से लड़े थे। दयानंद सरस्वती ने धर्म सुधार के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया था और शुद्धि आंदोलन और एंग्लो वैदिक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करके शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करके समाज में बदलाव लेके आए थे भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, वेवलेंथ या फिर स्पेक्ट्रम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगीन घटक के बैंड को तो स्पेक्ट्रम ही बोलेंगे ना, स्पेक्ट्रम इज द राइट आंसर। जब प्रकाश प्रिज्म के अंदर से होके गुजरता है तो अपवर्तन के बाद में वो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने लगता है और उसके साथ साथ है ना बहुत सारे प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम। ये जितने भी विटामिन है, एक होमवर्क तो मैंने आपको दिया था कि आपको कैपिटल और उनकी स्टेट एंड कैपिटल लर्न करना है, और एक होमवर्क है आप लोगों का, आपको सारे विटामिन के नाम याद करने हैं। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के और बी और सी। ठीक है, बी के सारे पार्ट 12 के 12, ये आप लोगों का आज होमवर्क है कि आप लोग विटामिन के सारे पार्ट्स के नाम याद करेंगे। ई की बात हो रही है तो ई आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका टोकोफेरोल इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कैसे करेंगे पता है? विटामिन ई की कमी से है ना आपका बांझपन रोग होता है, इतना तो पता ही आप लोगों को है ना, बांझपन होता है। और जब बांझ बन जाती है कोई भी लेडी तो फिर सारे लोग है ना उसको टोकने लगते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बना के लर्न करेंगे। जब ई से हमें पता कि बांझपन रोग होता है और जब बांझ हो जाती है कोई भी लेडी तो उसको टोकने लगते हैं, तो टोकने से ही रिलेट करोगे टोकोफेरोल। ठीक है, टोकने से ही टोकोफेरोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखो एक बार। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई मुख्य रूप से दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, बादाम, मूंगफली इनमें पाया जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, मैंने जो अभी बांझपन बताया था वो यही है कि जनन क्षमता में कमी या फिर बालों की चमक में कमी आ जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? भोरमदेव की बात हो रही है तो भोरमदेव कहाँ पे है आप लोगों का? छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव छत्तीसगढ़ में। एक दो चीज को ऐसे बार बार पढ़ोगे ना अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे और पेपर में ऑप्शन देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो भोरमदेव कहाँ पे है आप लोगों का? छत्तीसगढ़ में। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेना। और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये शिव जी को समर्पित है, याद रखिए। खजुराहो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो बनावट है वो खजुराहो के अंदर जो मंदिर है उनकी बनावट के जैसी है। नेक्स्ट आपके सामने, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ओदंतपुरी, ओदंतपुरी कहाँ पे है आप लोगों का? बिहार में। कहाँ है ओदंतपुरी? बिहार में है। ओदंतपुरी बिहार में है। भोरमदेव मंदिर कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। और
ये इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी भाई। 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के हाथों यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। जापान की राजधानी बताइए। जापान की राजधानी है आप लोगों की टोक्यो। क्या है जापान की? टोक्यो। जो पान खाता है ना उसको भी टोकते रहते हैं लोग, बार बार पान खाने वाले को टोकते रहते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है। ये जापान के होन्सु द्वीप पर स्थित है। चीन की है बीजिंग, मिस्र की है काहिरा और आर्मेनिया की है येरेवान। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। चीन की है बीजिंग, मिस्र की है काहिरा। ओके, मिस्री खा के कहर मच जाता है। बस कुछ भी रिलेट करो, अपनी मर्जी है, हमें याद करने से मतलब हम कोई भी ट्रिक बनाए, है ना। आर्मेनिया की है येरेवान। आगे क्वेश्चन आपके सामने, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ पे है? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम है आप लोगों का मुंबई के अंदर। डी.वाई. मुंबई, डी.वाई. मुंबई, डी.वाई. मुंबई, सेम सेम है ना। ये मत बोलना अब चेन्नई भी तो है मैम ऐसे तो। ओके, इस पे मत जाना, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। डी.वाई. मुंबई, बस ऐसे रिलेट करना। डी.वाई. स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ी के अध्ययन को स्टडी ऑफ स्पाइडर क्या बोलेंगे इसको? तो राइट आंसर आ जाएगा मैम, नाम से ही पता चल रहा है, मकड़ी मरकटक, मकड़ी मरकटक, ठीक है। मरकटक विज्ञान बोला जाएगा, यानी कि आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी इज द राइट आंसर। मकड़ी के अध्ययन को बोला जाता है आर्कनोलॉजी, ठीक है, मरकटक विज्ञान। एक्सप्लेनेशन इसका जबरदस्त है तो अच्छे से पढ़ना है सारे बच्चों ने। देखो, मकड़ी के अध्ययन को मरकटक विज्ञान कहते हैं। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों, एग्रोनॉमी, एग्रो को रिलेट करेंगे एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो एग्रोनॉमी आपका एग्रीकल्चर का अध्ययन हो जाएगा, फसलों का और मिट्टी का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्प होते हैं। एंथो क्या होता है? पुष्प, पुष्प का अध्ययन। फिर इथोलॉजी, इथोलॉजी में मनुष्य के आचार व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथो को रिलेट करेंगे ईगो से। ईगो किस में होता है? मनुष्य के व्यवहार में। इथो, ईगोलॉजी, इथोलॉजी, ईगोलॉजी, इथोलॉजी, ईगोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी फूल हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है? तो दिनार, डॉलर, रिंगिट या फिर पाउंड स्ट्रिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाउंड स्ट्रिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। पाउंड स्ट्रिंग है इसकी मुद्रा यूनाइटेड किंगडम की, और ये मुद्रा भी आप याद करेंगे। देखो, यूनाइटेड किंगडम की तो पाउंड स्ट्रिंग है। दिनार किस किस की है? इराक, कुवैत, अल्जीरिया और बहरीन, इन सब की क्या है? दिनार है। कनाडा और अमेरिका की क्या है? डॉलर है। मलेशिया की क्या है? रिंगिट है। मलेशिया की कई बार पूछता है एग्जामिनर, तो अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, मलेशिया की हो जाएगी रिंगिट। नेक्स्ट है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? दोबारा पढ़िए, इसने बोला है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी, इसके द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील, तो उसको क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। लैगून कई बार एग्जाम का पार्ट बना ये क्वेश्चन, तो लैगून इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुई क्षारीय पानी की झील को लैगून कहते हैं। लैगून झील समुद्र के किनारे पे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। लैगून खारे पानी की झील होती है। भारत में चिल्का और कुलेरू पुलिकेट झील इसके उदाहरण है। अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोल दिया जाए ना तो चिल्का झील है भाई, अच्छे से याद रखना। कुत्ते में गुणसूत्र कितनी होते हैं? कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, 12, 32 जोड़ी या 39 जोड़ी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 39 जोड़ी, ठीक है भाई। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 39 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बिल्ली में पूछ लिया जाए तो 19 जोड़े, 19 जोड़े बिल्ली में, कुत्ते में कितने? 39। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? कई बार ये एग्जाम में आया है, युद्ध का रोमन देवता किसको कहा जाता है? मंगल इज द राइट आंसर, ठीक है। युद्ध का रोमन देवता, युद्ध का रोमन देवता मंगल, ऐसे रिलेट कर लो। अगर जैसे कोई मांगलिक होता है ना, मांगलिक, तो उसके साथ सारे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, है ना। बस ऐसे ही रिलेट करोगे थोड़ा बहुत। युद्ध का रोमन देवता किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर से एक ये चीज याद करने की है कि इसके 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डिमोस, ठीक है भाई। फिबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है कि लाल ग्रह किसको बोला जाता है? मंगल को। उपग्रह कौन से हैं? फिबोस और डिमोस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति,
ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? के एम मुंशी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी जी देते थे ऑर्डर, ऐसे कर लेना। ऑर्डर कौन देता था? मुंशी जी। ऑर्डर कौन देता था? मुंशी जी। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी जी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखना इसका जबरदस्त है। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कार्यों संबंधी समिति बनाई थी, उसके जीवी मावलंकर थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी बनाई थी, उसके राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और स्टाफ समिति बनाई थी, उसके एन सिन्हा थे। क्रीडेंशियल समिति बनाई थी, उसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति बनाई थी, उसके बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ये क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। पॉज कर लो वीडियो को अभी, ओके, अच्छे से याद करो इनको अभी, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखना आगे क्लास। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रूपकुंड झील किस राज्य में है? रूपकुंड झील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सेम प्रोनाउंसिएशन है, रूपकुंड उत्तराखंड, रूपकुंड उत्तराखंड। हो गया याद? हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसके अंदर ना बहुत सारे मानव कंकाल मिलते हैं, इसलिए इसको कंकाल झील भी बोलते हैं। खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITTF इन स्पोर्ट्स? तो ITTF की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों, इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है भाई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश में पन्ना है, बांदीपुर है, मानस है या नागरहोल है? चारों के चारों बाघ अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर पूछा है इनमें से। मध्य प्रदेश के अंदर तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है भाई। पन्ने कहाँ पे होते हैं? कॉपी के मध्य में, बस ऐसे रिलेट करना। पन्ने कहाँ पे होते हैं? पन्ने मीन्स पेज कहाँ पे होते हैं? कॉपी के मध्य में, बीच में, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ओके, एक्सप्लेनेशन देखिए, अच्छे से याद करना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब? 81 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं इसमें? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मानस कहाँ पे है? असम में है। नागरहोल कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। बांदीपुर और नागरहोल कहाँ पे है? आपके कर्नाटक में, और मानस हो जाएगा असम में। पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा ही है भाई। पृथ्वी का तो अकेला बेचारी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्ज है, लिबनिट्ज, ठीक है, लिबनिट्ज चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। कितने दिन में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे। और इसका ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्ज। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं कौन था, अब कौन है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट है, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? दिहांग दिबांग जैव मंडल, ये जो पीछे क्वेश्चन गया था इसके अभी वर्तमान के तो कोच आप लोग याद कर लेना भाई, कि अभी जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है वर्तमान में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर्च करके, ठीक है। वर्तमान में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? देखिए भाई, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ये दिहांग दिबांग ऐसे ऐसे नाम अरुणाचल प्रदेश में ही होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1992 से 97। क्या है? 1992 से 97। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी टाइम पीरियड क्या था? उसका था 1951 से 56 का, ओके। 51 से 56 का था, ये 8वीं है तो 1992 से 97 है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 है। इस योजना में सबसे अधिक जोर मानव संसाधन विकास पे दिया था भाई। ये चीजें याद करना है कि किस योजना में किस चीज पे ज्यादा बल दिया गया था। तो 8वीं में मानव संसाधन विकास पे दिया गया था। सफल योजना थी। इसने 6.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 56 तक थी। आगे आ चुका है भाई हमारा
आप लोगों का रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। तो अभी एक बार पॉज करके सारे बच्चे मेरे को कमेंट में ये लिखो कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसके बाद ही हम आगे शुरू करेंगे। जल्दी कमेंट करो। आई होप आपने किया होगा, अभी अच्छे बच्चे आप कहना मानते हैं, है ना। तो चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रीजनिंग का है और जो आपका सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का, ठीक है। 62, 46, 67, 51, 72, इस टाइप में क्या होता है, जब आपका इंक्रीज जैसे डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो इस टाइप में आपने अल्टरनेट लेना होता है, समझ गए, एक छोड़ के एक। तो 62 से 67 पे गए, कितने का गैप, 5 का गैप, फिर आगे गए, कितने का गैप, 5 का गैप। तो इससे आगे अगर ये हमसे पूछ लेता तो 72 से आगे क्या आता है, 77 आ जाता है यहाँ पे, बट इसने ये नहीं पूछा, इसने ये वाली सीरीज पूछी है। 46 से 51 पे कैसे आए, 5 प्लस किया, तो 51 से आगे जाएंगे, 5 प्लस करेंगे, 56 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 56 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे दिया इसने, मिरर इमेज पूछ ली भाई। क्या पूछ ली, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है आपका, समझ गए। जैसे अब V से शुरू था IDEO, तो ये उल्टा हो जाएगा, पहले O से शुरू होएगा, किससे, O से शुरू होएगा। E का इस तरफ फेस है ना, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, E का फेस ऐसे होएगा उल्टा। उसके बाद D का इधर की तरफ ऐसे है ना, तो D भी पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। उसके बाद I तो सेम रहेगा, I में कोई दिक्कत नहीं है। V भी सेम रहेगा, V में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ढूंढ लो, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मैम ऐसा ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर D दिखाई दे रहा है मैम, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट पलट जाता है भाई, ओके। और इसके अंदर वाटर इमेज के अंदर अप डाउन पलट जाएगा, लेफ्ट राइट सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट के अंदर इसने क्या बोला है आपका, ये आ गया भैया आपका इनइक्वालिटी का। किसका, इनइक्वालिटी का। इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। समझ आया हर एक बच्चे को। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने कंक्लूजन बताना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अलग से क्लास लेके आएंगे सिर्फ इनइक्वालिटी की। एक बार यहाँ पे देख लो कैसे सोल्व करना है आपने। सबसे पहले देखो, आपने क्या करना है, इन स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश करनी है। क्या करनी है, जोड़ने की कोशिश। एक ये है P से Q पे, एक ये है R से S पे, एक ये है TR Q U पे। तो अभी देखो इसने बोला है T से P पे जा रहा है, ये T से P पे। तो T से P पे कैसे जा सकता है, T तो इसमें है, इस वाली में, ये लास्ट वाली थर्ड उठाई हमने, और P हमारा पहले वाली में है। तो दोनों में कॉमन निकालो कौन सा, एक बार दोनों में कॉमन क्या है। आप कहेंगे मैम दोनों में Q है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, दोनों लाइनों में Q कॉमन है, तो हम Q के थ्रू P पे पहुंचेंगे, ओके। चलो Q के थ्रू P पे कैसे जाएंगे मैम, तो देखो भाई एक सेकेंड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। T था, R और Q के थ्रू अब हमें P पे जाना है। Q की तरफ बंद फेस है, Q की तरफ क्या है, बंद फेस, फिर है P। तो Q की तरफ बंद फेस बनाओ और फिर लिखो P। अब आ जाएंगे हम T से P की तरफ। अब इसमें क्या होता है आपके, ये तो होते हैं डबल साइन, जैसे ये वाला, ये ना मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा पाऊंगी तुम्हें, एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी मैं इसकी। ये वाला साइन इनको डबल साइन बोलते हैं, और ये वाले जो अलग अलग होते हैं सिंगल सिंगल, इनको सिंगल साइन बोलते हैं, और इक्वल होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे T से P पे जाना है ना हमें, तो बीच में अगर डबल डबल साइन आता हो ना हर जगह, तो रिजल्ट डबल में जाएगा। बट अगर एक भी सिंगल आ गया ना, तो रिजल्ट सिंगल में ही जाएगा। अब जब हम T से P पे गए तो बीच में सिंगल आया ना, ये तो डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, बीच में सिंगल आया तो रिजल्ट भी किस में जाना चाहिए था, सिंगल में। P की तरफ खुला मुंह है ना, तो P की तरफ खुला ही मुंह इसने बोल रखा है, इसका मतलब A है आपका सही। ये तो है सही, ये तो कंक्लूजन है सही। इसने बोला U से P की तरफ, कहाँ जाना है, U से P की तरफ। U कहाँ है आपका, ये रहा U, ओके। P कहाँ है आपका, P ये रहा भाई, ये रहा। अब की बार U से P की तरफ जाना है, ठीक है। तो चले जाओ।
अब यहाँ पे देखो एक बार, क्यू की तरफ मुंह बंद था, सॉरी खुला था, क्यू की तरफ मुंह खुला था, उसके बाद आपका यू आया था, समझ गए। और इसके बीच में आप लोगों का पी आ चुका, ठीक है, बीच में क्या आ चुका है, पी आ चुका है। अब सिंगल तो आया ना अपना, ये भी सिंगल आ चुका है। जब हमें टी से यू से पी पे जाना है ना, तो यू से पी पे जाएंगे तो ऐसे क्रॉस करके जाएंगे, बीच में ये सिंगल तो आया ना, ये सिंगल तो रिजल्ट सिंगल में ही जाएगा ना, तो डबल में कैसे हो सकता है, इसको कैंसिल करो। उसके बाद है एस से क्यू पे जाना है हमें, एस से क्यू पे, तो एस तो है इसमें, ओके, और क्यू है इसमें, या क्यू इसमें भी है, लेकिन इसमें आप लोगों का आर के साथ कनेक्शन नहीं दे रखा, इसमें आर के साथ कनेक्शन है। हमें वो दो स्टेटमेंट उठानी है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ कॉमन निकलाए, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो एस को इसमें देखा और क्यू को हम इसमें देखेंगे, न कि इसमें, क्योंकि हमें आर के साथ बैलेंस बनाना है। कंफ्यूज मत होना कोई भी बच्चा, ये इतना आसान चैप्टर नहीं है कि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगी मैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, एक अलग से क्लास लेके आएंगे इस टॉपिक की, इनइक्वालिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो रीजनिंग की आएगी वो इसी टॉपिक पे आएगी, इनइक्वालिटी की ही, ओके भाई। चलो, तो फिर अब हमें क्या करना है, एस से क्यू की तरफ जाना है, तो ये वाली चीज तो मैं सेम रखूंगी, ठीक है, ये वाली चीज सेम रखो। पहले एस लिखा मैंने, एस की तरफ खुला मुंह है, आर की तरफ बंद है, तो एस की तरफ खुला मुंह करो, आर की तरफ बंद करो। अब इस आर से क्यू पे चले जाएंगे, आर से क्यू पे, ये वाला साइन था ऐसे, बन गई स्टेटमेंट, आर से हम क्यू पे चले गए। अब एस से क्यू पे जाना है, एस से क्यू पे। जब आपके अपोजिट फेस आ जाए ना ऐसे ऐसे, तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, ऐसे और ऐसे अपोजिट, एक का मुंह उधर है एक का मुंह उधर है, तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सही है, समझ गए भाई, सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट है आप लोगों का सिलोजिज्म का क्वेश्चन। कथन दे रखा है इसने, स्टेटमेंट दे रखी है कि सभी पक्षी कोए हैं, सभी ब्लॉक भवन हैं, कथन दे दिया। उसके बाद निष्कर्ष दे दिया, कुछ पक्षी ब्लॉक हैं, कुछ कौवे पक्षी हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष आप लोगों का गलत है। पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों है, या फिर कोई सही नहीं है, तो वो आप लोगों ने बताना है भाई, ओके। चलो देखो, मैं इसको है ना पेज पे करके दिखाती हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सभी को, है ना। चलो, पहले क्या है, कथन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। सभी पक्षी कोए हैं, ये हैं आप लोगों के पक्षी, ठीक है। सभी पक्षी क्या है, कोए, तो इन पक्षियों को किसके अंदर रखूंगी मैं, को के अंदर। ये है आप लोगों के कोए, ये है क्या आप लोगों के कोए। उसके बाद इसने बोला सभी ब्लॉक भवन है, ब्लॉक का ना इसके साथ रिलेशन ना इसके साथ, भवन का ना इसके साथ इसके साथ, अलग से डायग्राम बनेगा कि सभी ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है, सभी ब्लॉक क्या है आप लोगों के, भवन, ये आप लोगों का भवन है, सभी ब्लॉक भवन है। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में इसने बोला कुछ पक्षी ब्लॉक हैं, कुछ पक्षी ब्लॉक हैं। तो देखो भाई, निष्कर्ष देखो भाई, कुछ पक्षी ब्लॉक हैं। अब यहाँ पे देखो एक बार, क्या हमारा पक्षी का और ब्लॉक का कोई रिलेशन आया है, जल्दी बताइए। पक्षी और ब्लॉक, पक्षी कहाँ बैठा है, ब्लॉक कहाँ बैठा है, कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट तो कथन गलत हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट कथन क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट कथन, सॉरी ये निष्कर्ष, नेक्स्ट निष्कर्ष आप लोगों का कुछ कोए पक्षी हैं, कुछ कोए पक्षी हैं, तो बिल्कुल कौवों का जो ये पार्ट है ये पक्षी ही तो है, ये कंप्लीट तो कौवे थे, कौवों का ये पार्ट पक्षी है, ठीक है। तो कुछ कोए पक्षी हैं, सेकंड हो जाएगा आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ये सही है, फर्स्ट वाला हो जाएगा गलत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से पढ़ना, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न पेशेवर वाले 4 पेशेवर हैं, ए बी सी और डी, और ये हैं रसोइया, अभियंता, डॉक्टर और क्रिकेट, ठीक है। ये केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के गिर्द इस प्रकार से बैठे हैं कि उनके बीच समान दूरी है। पहली बात तो ये भाई, ये बस 4 बंदे हैं, रसोइया है, अभियंता है, डॉक्टर है और क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेटर, याद रखना इस चीज को। आगे देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इसने क्या दी कि भाई डॉक्टर और रसोइया एक दूसरे के विपरीत हैं,
डॉक्टर और रसोइया, ये एक दूसरे के विपरीत का मतलब है ये आमने सामने बैठाना है तुमने। ओके, तो मैं साथ के साथ रीजनिंग का क्या होता है, रीजनिंग और मैथ में साथ के साथ ही डायग्राम बनाना पड़ता है हमें, तो मैं साथ के साथ ही बता देती हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, पहली बात तो इसने क्या बोली थी, ये आप लोगों के गोल मेज पे, ये गोल मेज है आप लोगों की, दिखाई दे रहा होगा सभी को, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, अब दिख रहा है, गोल मेज है आप लोगों की। इसने बोला है कि डॉक्टर और रसोइया विपरीत है, ये आपका डॉक्टर है, ओके, और ये आप लोगों का शेफ है। डॉक्टर और रसोइया एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डॉक्टर डी जो है वो डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है। डी क्या बोल रहा है, डॉक्टर का पड़ोसी नहीं है, यानी ये जो आपने डॉक्टर लिखा था ना, ये जो डॉक्टर लिखा था आपने, डी इसका पड़ोसी नहीं है। डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। डी कहाँ पे आएगा, सामने ही तो आएगा। डी कहाँ आएगा, सामने शेफ पे तो आएगा। फिर इसने बोला है बी क्रिकेट खिलाड़ी की बाईं और दूसरे नंबर पे बैठा है। क्रिकेट खिलाड़ी जहाँ पे भी बैठा है, सपोज करो ये गोल मेज है, ये आप लोगों का क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ बैठा है, सपोज, ठीक है। इस क्रिकेट खिलाड़ी के बाईं और दूसरा, इसका बायां हिस्सा किधर होएगा, ऊपर इसका राइट है, नीचे इसका लेफ्ट है, तो इधर होएगा ना बायां हिस्सा। बाईं और दूसरे नंबर पे बी बैठा है, पहले नंबर पे तो यहाँ बैठेगा जो भी बैठेगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे बी बैठा है, यानी क्रिकेट के सामने बी है, क्रिकेट के सामने बी है, ठीक है, क्रिकेट के सामने बी है। नेक्स्ट पढ़िए, ए जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी हमने यहाँ पे शेफ पे बैठा लिया था ना, डी शेफ पे बैठा लिया था, और इसने बोला है ए डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी का बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, ए आएगा यहाँ पे, ए आएगा यहाँ पे। फिर इसने बोला है ए डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सत्य है। अब एक बार है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं चीजों को। देखो भाई, डॉक्टर और शेफ, शेफ का आपका डी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और क्रिकेट के सामने बी आएगा। कौन आएगा, क्रिकेट के सामने बी आएगा। हम क्या करते हैं, क्रिकेट आपका ए मान लेते हैं, है ना, ए की जगह क्रिकेट फिट कर देंगे। कुछ तो फिट करके देखना पड़ेगा ना, क्या फिट कर दिया हमने, ए के साथ क्रिकेट फिट कर दिया। क्रिकेट यहाँ आ गया, शेफ यहाँ आ गया, डॉक्टर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कौन बचा, कौन बच गया आप लोगों का, आप कहेंगे मैम इंजीनियर। इंजीनियर आ गया यहाँ पे, और इंजीनियर के साथ ए यहाँ आ चुका है, डी यहाँ आ चुका है, बी के सामने कौन था आप लोगों का, शो कर रखा था ना, क्रिकेट ए था ना, शो कर दिया हमने यहाँ पे, बी के सामने ही तो क्रिकेट था, यहाँ पे हमने क्रिकेट फिट करा, तो यहाँ पे कौन आएगा, इंजीनियर के साथ बी आएगा। कौन आएगा, इंजीनियर के साथ बी आएगा। बी इंजीनियर के साथ है, डी शेफ के साथ है, ए क्रिकेट के साथ है, तो बचा कौन आपका, सी बच गया। सी डॉक्टर के साथ है, सी किसके साथ है, डॉक्टर के साथ। आज हम लोग पेज पे कर रहे हैं, उसके बाद जो जीके वाला पोर्शन है वो हम बुक्स में से ही करेंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका रीजनिंग का और मैथ का पोर्शन है वो बोर्ड पे किया करेंगे, क्योंकि पेज पे ऐसे अच्छे से ना तो आपको समझ में आएगा, ना मेरे से समझाया जाएगा। ओके, ना तो ये इतनी स्क्रीन है कि मैं अच्छे से क्वेश्चन बना के आपको समझा पाऊँ, एक बार क्वेश्चन दिखाना पड़ता है, एक बार इस पे करना पड़ता है। तो रीजनिंग और मैथ्स को हम लोग बोर्ड पे करेंगे, और जीके वाला पोर्शन है वो आप लोगों का बुक में से चलेगा, ठीक है। आज के बाद आप लोगों का मैथ और रीजनिंग अलग से हो जाएगा एक क्लास में, जीके अपनी अलग से चलती रहेगी, ठीक है। आज एडजस्ट कर लेंगे सारे बच्चे। तो डायग्राम हमारा बन चुका है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। इसने बोला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डॉक्टर ए के विपरीत बैठा है, बताइए भाई, क्या डॉक्टर ए के विपरीत बैठा है, नहीं, डॉक्टर तो शेफ डी के विपरीत बैठा है, फर्स्ट तो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है रसोइया अभियंता के ठीक बाईं ओर बैठा है, रसोइया अभियंता के ठीक बाईं ओर, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अभियंता मीन्स इंजीनियर, इंजीनियर के बाईं ओर ही तो रसोइया बैठा है, सेकंड हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। थर्ड है बी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, नहीं भाई, बी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, बी तो इंजीनियर है, क्रिकेट खिलाड़ी तो आपका ए है। ओके, थर्ड हो जाएगा गलत। अब तक तो सेकंड सही लगा है। और सी और डी पड़ोसी हैं भाई, सी और डी पड़ोसी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है, सी और डी तो आमने सामने है, कोई पड़ोसी नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी आपका राइट आंसर आया था भाई। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ओके, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
किसी निश्चित कोड भाषा में सप्लाई को VXSSOB के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में चैन को क्या करेंगे। अभी देखो, जब कोडिंग डिकोडिंग आती है ना आपके सामने, आप नंबरिंग डाला करो। S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, P 16 पे, 16 पे, 12 पे, 25 पे, नंबरिंग डाल लो कॉपी में। ये आता है 22 पे, 24 पे, 19, 19, 15 और 2। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 19 से ये 22 पे चला गया, 19 से 22 पे 3 ऐड कर दिया, 21 से 24 पे चला गया, 3 ऐड कर दिया, 16 से 19 पे चला गया, 3 ऐड कर दिया, 16 से फिर 19 पे 3 ऐड, 12 से 15 पे 3 ऐड। Y कितने पे आता है, Y आप कहेंगे 25 पे आता है मैम, Y 25 पे आता है, D 26 पे आता है, उसके बाद दोबारा A आ जाएगा जिसको हम 27 मान लेते हैं, फिर B आ जाएगा उसको हम 28 मान लेते हैं। तो 25 से ये 28 पे चला गया, फिर 3 प्लस कर दिया। इसका मतलब ट्रिक हमें पता लग चुकी है, इसने 3 प्लस कर रखा है, तो चैन में भी 3 प्लस कर देंगे। C 3 पे आता है, 3 प्लस करेंगे, F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F। H 8 पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो आप लोगों का K आ जाएगा 11 पे। A 1 पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो D आ जाएगा 4 पे। I 9 पे आता है, 3 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा L। N 14 पे आता है, 3 प्लस करेंगे 17 पे हो जाएगा Q। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, F K D L Q, F K D L Q। C ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो इस समूह में नहीं आता। घोड़ा, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, अस्तबल। ये तो बिल्कुल आसान है मैम, ये तो सारे जानवर हैं। घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता तो जानवर है। अस्तबल इज द राइट आंसर, अस्तबल तो रहने की जगह है मैम, ओडी तो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से इसने कथन दे दिया कुछ कीट डॉट हैं, कुछ कीट डॉट हैं, तो पेज पे ही बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। कुछ कीट डॉट हैं, ये कीट है भाई आपकी, ओके, और ये आपका डॉट है। कुछ का रिलेशन ये होता है, कुछ कीट डॉट है। आगे पढ़िए, सभी नट डॉट हैं, सारे के सारे नट को किसके अंदर रखेंगे, डॉट के अंदर। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लूँ इसको, सेम चीज को थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। ये कीट, ये डॉट, और सारे के सारे नट को किसके अंदर रखना है, डॉट के अंदर। सारे के सारे नट को किसके अंदर रखना है, डॉट के अंदर। ओके, सभी नट डॉट है। कंक्लूजन पे चलते हैं। कुछ कीट डॉट हैं, देखिए भाई, क्या कुछ कीट डॉट हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्या हमारा कीट का और डॉट का कोई रिलेशन आया है। तो आप कहेंगे मैम जब कुछ डॉट कीट हैं तो कुछ कीट डॉट भी तो है ना, आया है ना, ये रहा। तो आप क्या कहेंगे, ये सही है मैम, कुछ कीट डॉट हैं, ये सही हो जाएगा। ओके, सभी डॉट नट हैं, क्या सारे के सारे डॉट, क्या सारे के सारे डॉट नट के अंदर हैं। आप कहेंगे नहीं मैम, नट डॉट के अंदर है, डॉट नट के अंदर नहीं है, ये हो जाएगा गलत। फर्स्ट सही था, सेकंड गलत है। कुछ डॉट नट है, कुछ डॉट नट है, बिल्कुल सही है। डॉट का जो ये पार्ट है ना, ये तो कुछ ही पार्ट है ना डॉट का, और ये नट ही तो है। डॉट का कुछ पार्ट नट है, तो कुछ डॉट नट है, ये हो जाएगा सही। ठीक है, सभी कीट डॉट हैं, क्या सभी कीट डॉट हैं, नहीं मैम, सभी कीट हैं जो ये सभी कीट, ये सभी डॉट के अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर क्या आएगा, सिर्फ पहला और तीसरा, केवल फर्स्ट और थर्ड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकृति को देख के आपको फिगर कंप्लीट करनी है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो सेम फिगर बनाओ। एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बनाओ। सर्कल बना हुआ है, सर्कल बना लो। फिर ऐसे लगा रखा है, ऐसे लगा दो। सेम आकृति कहाँ दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है मैम, बीच वाला सर्कल, स्क्वायर और ऐसे लाइन। तो बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा भाई 71234494, इधर से 23176, इधर क्या आएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी डिजिट दे रखी हो ना आपको, इतना बड़ा नंबर दे रखा हो, तो वहां पे ना लेटर से खेल जाया करो, डिजिट से खेल जाया करो। कैसे, इनको ऐड करो सबको। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 प्लस 7 17, 17 आ जाएगा। इधर 4 और 4 8, 8 और 9 17, यानी दोनों का जोड़ 17 17 है।
दोनों के लेटर्स का जोड़, डिजिट का जोड़ कितना है 17 17। तो इधर भी देखो 3 और 2 5 प्लस 1 6, 6 और 6 12, 12 प्लस 7 19, 19 जोड़ आना चाहिए। अब कई बच्चे तो क्या करेंगे 19 आंसर ही दे देंगे, 19 आंसर नहीं देना, डिजिट का जोड़ 19 होना चाहिए, 9 और 1 तो 10 होता है। इधर देखो इसका 9 और 1 10 प्लस 9 19, इसका जोड़ 19 है। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो देखो भाई इसमें तो कोई स्टेटमेंट जोड़नी ही नहीं हमें। यहाँ देखो टी से एम के पास जाना है, टी से एम के पास, ये न्यूट्रल होता है, डबल डबल साइन आ रहे हैं तो डबल साइन में ही रिजल्ट आएगा। टी से एम के पास जा रहे हैं, डबल साइन न्यूट्रल, तो इसका मतलब डबल साइन में ही रिजल्ट आएगा, जो कि इसने दे रखा है, राइट हो जाएगा फर्स्ट। ओके, एल से डी के पास जाना है, एल से डी के पास, मैंने बोला था एक भी सिंगल आ जाए तो सिंगल में आंसर आएगा, तो एल से डी के पास गए तो ये सिंगल आया तो सिंगल में ही आंसर, ये भी सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही हैं भाई। ओके, क्या हो जाएंगे, दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता के पिता की एकमात्र। अब देखो किसने कहा भाई, एक लड़के ने कहा, ये है वो बॉय। इस लड़के ने कहा क्या, वह मेरे पिता, इसका पिता बनाओ, के पिता, इसका भी पिता बनाओ, पिता का पिता। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि एकमात्र डॉटर इन लो, इसकी एकमात्र डॉटर इन लो कौन होएगी, इसके बेटे की वाइफ, इसका बेटा ये है, इसकी वाइफ बनाओ। ये आगे ये लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये उस लड़की की क्या लगती है, इस लड़के की क्या लगती है, इस लड़के का पिता था, पिता की वाइफ माता लगेगी, माता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं, तो ऐसा कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। देखिए बी, एन, आर, जेड, ई, इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस समूह में नहीं आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, बी आपका 2 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, जेड 26 पे आता है, ई 5 पे आता है। ये जो सारे नंबर थे ये आपके ओड थे, है ना, सॉरी इवन नंबर थे। क्या थे, इवन नंबर। ई आपका क्या है, ओड नंबर है, ओड। तो बस ई इसमें से विषम हो जाएगा, ओड छट जाएगा। समझ आया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए भाई, देखो कथन क्या है, केवल उन्हें ही एबीसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त होगा जो बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। विनोद को बोर्ड की परीक्षा में 76% अंक प्राप्त हुए हैं। ये कथन इन्होंने दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि भाई कौन से निष्कर्ष को आप सही मानोगे या कौन से को सही नहीं मानोगे, वो पूछा है इसने। समझ आया। ठीक है, यहां पे दोबारा देख लो। पहली बात तो इसने एबीसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए क्वालिफिकेशन बता दी कि जो बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करेगा ना, उनका इसमें एडमिशन हो जाएगा। दूसरी बात इसने ये बता दी कि विनोद को 76% अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि विनोद का एडमिशन तो इसमें हो सकता है ना। विनोद के तो 70% से ज्यादा नंबर है। चलो निष्कर्ष पे चलते हैं। क्या पूछ रखा है इसने, निष्कर्ष पे पूछ लिया भाई, विनोद एबीसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र है, हाँ या ना। जो विनोद है वो एबीसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र है। फटाफट बताओ बताओ। विनोद इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज। सेकंड में इसने पूछा विनोद एबीसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय जाएगा। देखो दोनों में फर्क है। पहला तो ये बोल रहा है पात्र है, इसका मतलब वो एडमिशन ले सकता है एबीसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में। ठीक है। सेकंड में ये बोल दिया कि विनोद एबीसी इंजीनियरिंग महाविद्यालय जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्या 100 मतलब मान लो उसकी, ठीक है, उसके नंबर 70% से ज्यादा आ गए, तो क्या जरूरी है वो एबीसी विश्वविद्यालय में ही जाएगा? क्या और कहीं एडमिशन नहीं ले सकता? ले सकता है ना। तो इसमें तो इसने ये बता दिया कि वो एलिजिबल है। ये तो है सही, ये तो है सही, वो एलिजिबल है। बट इसमें बोल रहा है कि वो जाएगा उस विद्यालय में, तो हम कंफर्म थोड़ी बोल सकते हैं वो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा गलत, फर्स्ट हो जाएगा सही। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके सामने
डाइस का क्वेश्चन है। आपको ब्लैक कलर दे रखे हैं इसने, देखो ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर हैं। तो आपको ये बताना है विच कलर विल बी ऑन द फ्रंट ऑफ द व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के अपोजिट बताना है। किसके अपोजिट? व्हाइट के। एक बात देखिए, क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? इन दोनों में ये साइड कौन सी, आप टाइप कौन सी है ये आपके डाइस की? तो आप लोग बोलेंगे कॉमन नंबर ऑन डिफरेंट साइड। ब्लैक यहां भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक यहां भी दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन नंबर है ब्लैक ब्लैक। तो हम ब्लैक से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। ब्लैक से क्लॉकवाइज आए, येलो आया, ब्लैक से क्लॉकवाइज गए, पिंक आया। मतलब कि येलो का अपोजिट तो है पिंक, येलो का अपोजिट पिंक। फिर क्लॉकवाइज गए, व्हाइट आया, फिर क्लॉकवाइज गए, ब्लू आया। व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लू। तो यही तो पूछा था ना, व्हाइट का अपोजिट ही तो पूछा था, तो ब्लू इज द राइट आंसर। ठीक है, नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ओके, समझ गए, नीला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आपको ब्लड रिलेशन के अंदर कोड वर्ड दे दिया इसने। क्या? जहां पे एट द रेट मिलेगा वहां पे आपको ए बी की माता माननी है, हैशटैग मिलेगा वहां पे ए बी का पिता मानना है, डॉलर मिलेगा ए बी का भाई मानना है, परसेंटेज मिलेगा ए बी की बहन माननी है, और फिर ये समीकरण दे दी। इसमें पूछ लिया पी का एस से संबंध बता दीजिए, पी का एस से। अभी क्या करेंगे, इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे। एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या था? एट द रेट का मतलब था ए बी की माता है, यानी कि पी क्यू की माता हो जाएगी, पी क्यू की माता भाई। ओके, यहीं पे बना देती हूं मैं, पी क्यू की माता हो जाएगी। नेक्स्ट इसने बोल दिया फिर से आपका एट द रेट ही है, इसका मतलब क्यू आर की माता है भाई। क्यू किसकी माता है? आर की माता है। फिर डॉलर दे दिया, डॉलर का मतलब क्या था? ए बी का भाई है, यानी कि आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। ओके, अब इसने पूछ लिया कि पी का एस से क्या संबंध है, पी एस का क्या लगता है? तो आप क्या कहेंगे? दादी लगती है या नानी? अब ऑप्शन में देखिए, नानी तो ऑप्शन में ही नहीं है, दादी ही है, तो दादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर देखो, एस का भाई, भाई की माँ, मतलब एस की माँ, माँ की माँ, यानी नानी। नानी ऑप्शन में है नहीं, बट ग्रैंड मदर तो है ना, ग्रैंड मदर इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रैंड मदर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वाई और सी, क्या आंसर देंगे आप लोग? आर कितने पे आता है? 18 पे। वाई कितने पे आता है? 25 पे। कितने का डिफरेंस? 7 का। इधर सी कितने पे आता है? 3 पे। 7 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 10। 10 पे क्या आता है? जे। 7 का इधर डिफरेंस था, 7 का इधर बना देंगे, जे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बताना है। ये जो एक कर्व कर रखा है ना, कर्व, इनको काउंट मत करना। इस आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? सीधी। तो देखो भाई, यहां से शुरू करें, इस कोने से, इससे शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले बाहर वालों को काउंट करेंगे। इससे शुरू किया हमने, 1 2, यहां तक बस 3। फिर इधर आ जाओ, 4 5 6 भाई, 7 8, यहां रुक जाओ, 8 हो गए हैं, इसको काउंट मत करना। अब 9 और 10, 10 तो बाहर की बाउंड्री पे हो गया। ठीक है, 10 बाहर की बाउंड्री पे है। अब देखो भाई, 11 12 13 14, कितना हो गया आपका? 14 हो गया। ठीक है भाई, अब इसका आंसर वैसे तो आपका 14 आना चाहिए था, है ना, बट ऑप्शन में है नहीं। अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा? जो हमने ये कंप्लीट एक एक लाइन माननी है ना, इनको 2-2 लाइन मान लेंगे, उसी हिसाब से हम आंसर पे, अब आंसर पे तो पहुंचना पड़ेगा ना। तो बाहर वाला तो सेम रहेगा। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाहर तो सेम था, 10 रहेगा। उसके बाद देखो, यहां से यहां 11, यहां से यहां 12, यहां से यहां 13, यहां से यहां 14, फिर 15 16 17 18 हो चुके हैं अपने। अभी तक हमने छोटे छोटे पार्ट बांटे हैं, बस ये है ना, 18 हो चुका है, याद रखना, छोटे पार्ट बांटे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, ये तो हमने 2 बांट ली, बट इस कंप्लीट को तो नहीं लिया ना। बात समझ आ रही है?
यहाँ से यहाँ तक तो बांट चुके हम, फिर यहाँ से यहाँ भी बांट चुके, लेकिन कंप्लीट को तो नहीं लिया। तो 18 हो चुका था आप लोगों का। तो देखो 19, 20, 21, 22, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। समझ आया? वैसे इसका आंसर 14 ही होना चाहिए था, बट ऑप्शन में था नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को इसने क्या मान लिया, दो दो करके भी मान लिया, एक करके भी मान लिया। ओके, 22 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग के बारे में बताना है भाई। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। तो अभी देखो, बाहर वाले वर्ग को देखना, बस सिर्फ बाहर वाले को। बाहर वाले को देखा, बीच में एक स्क्वायर आया, तो जब इस तरीके से आपका होना, जैसे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से हो, तो इसमें आपके 5 वर्ग बनते हैं। 5 कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। बाहर वाले को मानना हमने, उस हिसाब से 5 बन जाएंगे। अंदर वाले को भी मान लो, सेम सिचुएशन, अंदर ऐसे ही प्लस अंदर लगा हुआ है, अंदर भी 5 बन जाएंगे। 10 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? 5 कैसे बनते? इधर देखो, 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट, 5 बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुजों की बात हो रही है। किसकी? समकोण त्रिभुजों की। तो देखिए, एक ये वाला, एक ये ऊपर वाला, 2 हो चुके हैं अपने। एक इधर वाला और एक ये इधर वाला, 3 हो चुके हैं अपने। अब सॉरी, 4 हो चुके हैं अपने, है ना? 1 2 3 4। अब ये छोटे वाले देखो, 5 और 6, कितने हो जाएंगे? 6 आप लोगों का राइट आंसर है। दोबारा देख लीजिए, जब हमने इसको देखा, इसमें 2 बनेंगे, 1 और 2। फिर हमने इस पूरे को देखा, इसमें भी बड़ी वाली लाइन के हिसाब से ये 2 बनेंगे, 2 4 हो जाएंगे। अब ये छोटे वाले भी तो देखो ना, ये छोटे वाले त्रिभुज ये भी तो हैं, 2 ये हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में स्पोर्ट को ये लिखा जाता है तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे? अब देखो, S19 पे आता है, P16 पे, O15 पे, R18 पे, T20 पे। तो देखो 19 16 15 18 20 सेम लिख रखा है, तो क्रिकेट का सेम लिख दो। 3 आना चाहिए, फिर 18 आना चाहिए, फिर 9 3 11 5 और 20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन राइट आंसर है। सेम टू सेम कोड था, कोई समझाने वाली बात है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इमेज बतानी है भाई। जल प्रतिबिंब पहचानना है। जल में क्या होता है, नीचे लाइन होती है, ऐसे नीचे, नीचे में W पलट जाता है, A पलट जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, T पलट जाएगा भाई। वाटर में चीजें ना अप डाउन उल्टा दिखाई देता है। C सेम रहेगा, H सेम रहेगा। तो इस तरीके का कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? शुरू में M और A पलटा हुआ, M और A पलटा हुआ, T भी पलटा हुआ। C ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से उन सही विकल्पों का चयन कीजिए जो पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यानी इनमें से ये आपको 5 आकृतियां दिखाई दे रही हैं, इनको इकट्ठा करो, किसी किसी को भी चित्रों में से 3 करनी है। 3 आकृतियों को इकट्ठा करो, उन 3 को मिला के एक आपने स्क्वायर बनाना है। तो कौन कौन सी आकृति से स्क्वायर बना सकते हो आप लोग, जल्दी बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये जो 5 वाली है, 5 वाली उठा के इसके नीचे 3 वाली फिट कर देते हैं। 3 वाली यहाँ से फिट हो जाएगी, है ना, थोड़ी यहाँ करके ऐसे फिट हो जाएगी ऐसे। और जो ये 1 वाली थी, यहाँ पे इसके नीचे ऐसे फिट कर देते हैं यहाँ पे। तो इनको मिला के जो आपका पहली, तीसरी और 5वीं आकृति है, इनको मिला के एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखो, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये रहा। ठीक है, अब बोर्ड पे हो तो मैं आपको अच्छे से समझा दूं, बट यहाँ तो ऐसे ही समझ में आएगा। 1 3 और 5 को मिला देंगे तो एक स्क्वायर का निर्माण कर देगा ये। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है। तो डायग्राम बनाइए। ए बी का भाई है भाई, ए बी का भाई है। फिर बोला सी बी की बहन है, सी आप लोगों की बी की बहन है। ठीक है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है तो मतलब इन तीनों का पिता है। तो बी का डी से संबंध, बी का डी से संबंध। अभी बी का जेंडर कंफर्म नहीं था हमारे पास, तो इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बेटा या बेटी, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट आपके सामने ये पूरा स्टेंजा दे रखा है भाई, ये पूरा स्टेंजा। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ना इसको।
ये पूरा स्टेंजा दे रखा है और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं वहाँ घबरा जाओ। ठीक है, आगे देखो। स्टेंजा पढ़ने के बाद इन्होंने कथन दिया कि चीनी सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए कोयले के प्रयोग पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये बता दो कि भाई ये कथन सत्य है कि सत्य नहीं है। अब अगर ये लाइन बीच में आई होगी तो ये सत्य है, अदरवाइज नहीं है, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखो ये दे रखा कि चीन ने प्रदूषण से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी नीति अपनाई है। इसके अंतर्गत उन्होंने कोयले के प्रयोग पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध लगाने की बात बोली है ना, तो इसका मतलब कथन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन सत्य हो जाएगा। सेम बात मैंने आप लोगों को पीछे दिखा दी। तो पेपर में ऐसा ही आएगा, बस ये पूरा स्टेंजा इन्होंने दिमाग खराब करने के लिए दिया और कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले आके पेपर में कथन को पढ़ना है, फिर ये चीज आपने स्टेंजा में ढूंढनी है। समझ आया? पहले स्टेंजा मत पढ़ना पेपर में कभी भी, पहले ये देखना कि उसने पूछा क्या है, कथन पे जाना, कथन पे जाने के बाद फिर स्टेंजा पे जाना। इस तरीके से आप लोग आसानी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कि हाँ भाई ये निश्चित रूप से सत्य है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफ फूड, तो बुचर किससे हो जाएगा भाई? शेफ खाना बनाता है तो बुचर क्या है? मांस काटता है, तो मीट आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMKPNXVZW, तो इनमें से क्या करना है? इनमें से जो बिलोंग नहीं करता वो बताना है। डी और बी में 4 और 2, 2 का डिफरेंस। एम और के में 13 और 11, 2 का डिफरेंस। पीएन में 16, 14, 2 का डिफरेंस। एक्सवी में 24, 22, 2 का डिफरेंस। जेडडब्ल्यू में 23 और 25, 2 का डिफरेंस। 26 और 23, 3 का डिफरेंस। अभी तो जेडडब्ल्यू ही अलग है, बाकी सब में 2 का डिफरेंस था। जेडडब्ल्यू में 3 का डिफरेंस है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का ओड छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है भाई, इस सीरीज को अगर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें तो अगली फिगर इसमें से क्या होगी? ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली? बताओ। एक क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है। कैसे? ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल इस चौथे में आके सेम जगह पे आ गया, तो अभी जो आगे फिगर आएगी उसमें ये वाला ट्रायंगल आना चाहिए नीचे कोने पे। नीचे कोने पे ये ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ही आप लोगों का राइट आंसर है। आसान सी ट्रिक थी। ये वाली फिगर, ये बीच वाला डार्क मत देखना, ऊपर वाला देखो। डार्क भी देख लो बेशक, पहला और ये आकृति सेम है, तो सेकंड वाली यहाँ पे आएगी यूं की यूं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18, 37, 76, 155, 314, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 18 2 जा 36 प्लस 1, 37 जा 74 प्लस 2, फिर ये मल्टीप्लाई 3, यानी सब में क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, सॉरी 2, फिर से 2, फिर 4, मतलब हर जगह 2 से तो मल्टीप्लाई चल रही है, सेम 2 से। यहाँ पे 1 प्लस किया था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 प्लस होएगा, तो 314 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 5 प्लस करेंगे, 8 और 5 13, लास्ट डिजिट हमारा 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है। दोबारा देख लो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार, ना कोई समझाने की जरूरत। हर जगह 2, 4, 8, 16, 32 डबल करके डबल कर रखा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ऐड कर देंगे 231 में, 263 आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसके अंदर हम लोग मैथ के पोर्शन को सोल्व करेंगे, जो कि आप लोगों का बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगी भी, ऐसे कॉपी पे ना तो कोई मजे वाली बात, ना ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी सेट का मैथ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बड़ी मेहनत के साथ क्लास बनी है भाई। ओके, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना क्लास को। आप लोग यूं समझ लो, यूं का यूं क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा पेपर में। जीके का तो वही है, जीके तो जितनी पढ़ेंगे उतनी कम है, बट रीजनिंग और मैथ सेम अगर ये कंटिन्यू सीरीज आप लोगों ने रखी तो पेपर के अंदर मार नहीं खाओगे, इतनी गारंटी मेरी है। क्लास कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो भाई। टेक केयर, बाय।